हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। वैदिक सभ्यता का क्लास हमारा चल रहा है और आज हम लोग ऋग वैदिक समाज की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास, क्योंकि यहाँ से सवाल कई बार पूछता है और जो इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी बताया जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सभ्यता थी, है ना। ग्रामीण अथवा रूरल कहा जाता है। ठीक है, हम समझ रहे हैं आज ऋग वैदिक समाज, है ना। तो देखिए, ऋग वैदिक काल का जो समाज था, क्या उसकी विशेषता थी, समझेंगे। जब ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो इसका जो समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को माना जाता है। हालांकि जितना मुश्किल काल निर्धारण है इस काल का, इस सभ्यता का, उतना ही मुश्किल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस काल के बारे में जानकारी जुटाना है। ठीक है, हम लोग समाज समझते हैं, कैसा सामाजिक जीवन था। उसके पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना। देखिए, 2000 ईसा पूर्व में दो संस्कृतियां विद्यमान थी। एक था अंद्रोनोवो, अंद्रोनोवो संस्कृति, या इसे ही कहा जाता था एंड्रोनोवो, एंड्रोनोवो संस्कृति। ठीक है, और एक संस्कृति थी जिसका नाम था बैक्ट्रिया मार्जियाना, बैक्ट्रिया मार्जियाना संस्कृति। देखिए, एंड्रोनोवो संस्कृति जो है ना, ये मध्य एशिया के लगभग पूरे इलाके में इसका प्रसार था। बात समझ आ रही? और बैक्ट्रिया मार्जियाना जो है वो दक्षिण हिस्सा में था, मध्य एशिया का दक्षिण भाग जो है ना, वहां पर यह संस्कृति विद्यमान थी। इन दोनों को समझने का कारण यह है कि इन दोनों संस्कृतियों में जो आर्य सभ्यता है या आर्यों की जो जीवन शैली है ना, वह यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे पशुपालन काम का कार्य करते थे आर्य, यहाँ भी सिमिलैरिटी रिजेम्बलेंस देखने को मिलता है। शवों को जलाने की प्रथा यहाँ भी थी, जो आर्यों की प्रथा थी, है ना। घोड़े का प्रयोग आर्य करते थे। तो ये रिजेम्बलेंस जो है इन दोनों संस्कृतियों में देखी गई, पाई गई। बात समझ आई? ठीक इसी कालखंड में, यानी 2000 ईसा पूर्व के आसपास, लगभग 1700 ईसा पूर्व में, 1800 ईसा पूर्व में कुछ अभिलेख प्राप्त हुए। जैसे एक अभिलेख है जिसका नाम है हत्ती अभिलेख। देखिए, यह ध्यान में रख लेना है, क्योंकि कभी अगर पूछ ले कि अभिलेख कहां पर था या कहां से पाया गया है, तो आप सही सही बता पाओ। हत्ती अभिलेख मिला है तुर्की से, है ना। एक और अभिलेख है जिसे कहा जाता है कश्यी अभिलेख, है ना। स्पेलिंग होगा इसका कश्यी अभिलेख। और यह अभिलेख जो है भाई, ये मिला है इराक से। ठीक है, और एक है मितानी अभिलेख, मितानी अभिलेख ये मिला है सीरिया से। अब इन अभिलेखों में एक शब्द है आर्य, इसका उल्लेख मिलता है। आर्य शब्द का उल्लेख इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। अब अभिलेखों का क्या करें? अशोक का अभिलेख तो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम मान लें कि अशोक जो अफगानिस्तान से भारत आया था। सपोज करो मोदी जी जो है वो इटली जाते रहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब आज से 500 साल बाद या 1000 साल बाद मोदी जी की कोई मूर्ति या तस्वीर इटली से प्राप्त हो जाए, तो क्या मान लिया जाएगा कि मोदी जी इटली के रहने वाले थे, बाद में वो प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत आए थे। बात समझ आ रही? हालांकि ऐसा ही कुछ है। न्यू एनसीईआरटी आने वाला है जिसमें चेंजेस होने वाले हैं। हो सकता है कि उसमें आर्यों का जो उत्पत्ति है उसका सिद्धांत बदले। हालांकि पढ़ना तो पड़ेगा कि मध्य एशिया का जो सिद्धांत है किसने दिया था। बात समझ आ रही? अब देखिए, हुआ क्या कि बाद में ये जो एंड्रोनोवो संस्कृति के लोग थे, है ना, वे शिफ्ट होना शुरू हुए। और ये जब शिफ्ट हो रहे थे ग्रुप में, शिफ्ट होते होते दक्षिण मध्य से, यानी जो बैक्ट्रिया मार्जियाना संस्कृति है, इस तरफ आए। और फिर बाद में वही झुंड जो है भटकते भटकते शिफ्ट होते होते अफगानिस्तान के रास्ते से भारत आया। इसे ही कहा गया आर्य। बात समझ आई? जब ये आ रहे थे, झुंड में आ रहे थे, झुंड को ही कहा गया कबीला। बात समझ आई? तो जो समाज था ऋग वैदिक समाज, है ना, ऋग वैदिक समाज यह कबीलाई संरचना पर आधारित समाज था। यानी यहाँ पे लोग जो रहते थे, कबीलाई लोग रहते थे। समझ आया आपको? कबीलाई संरचना पर आधारित समाज था। और कबीला का काम होता है खाना बदोश वाली जीवन यापन करना, एक स्थान पे टिक के नहीं रहते, कोई फिक्स
परमानेंट शेल्टर उनका नहीं होता, भटकते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते फिरते रहते हैं, है ना। घुमंतु जीवन होता है कबीलों का, कबीलाई लोगों का। तो इसी कबीलाई जीवन आधारित इनका समाज था। बात समझ आई? अब ये जो कबीला है ये होता क्या था, तो बहुत सारे जो व्यावसायिक गुट या व्यावसायिक समूह है उनको मिलाकर ही एक कबीले का निर्माण किया जाता था, जिसको हम प्रोफेशनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कारीगर हो गया या पुरोहित का ग्रुप हो गया, किसान वर्ग हो गया, तो ऐसे ही गुट यानी ग्रुप मिलकर, समूह मिलकर कबीला का निर्माण करते थे। अलग अलग व्यावसायिक जो ग्रुप है ना, समूह है, इसी से कबीले का निर्माण होता था। समझ आई बात आपको? अब कोई एक ही कबीला तो नहीं रहता होगा ना, बहुत सारे कबीले रहते होंगे। तो इन्हीं व्यावसायिक समूहों से मिलकर कबीला बनता था, और कबीला के लिए जो शब्द यूज किया गया है वह है जन, और जन का मतलब होता है लोग या जनता। बात समझ आ रही? तो ऐसे ही बहुत सारे व्यावसायिक ग्रुप को मिला के कबीला का निर्माण होता था, जिसे जन कहा जाता था, या जिसके लिए जो शब्द यूज हुआ है जन यूज हुआ है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, ये जो कबीले हैं ना, तो बहुत सारे कबीले होते थे, तो इन कबीलों के बीच में आपस में पारस्परिक संघर्ष चलता रहता था, आपस में ये लड़ते झगड़ते रहते थे, है ना। जैसे आर्य जो है वो अनार्यों के साथ युद्ध में लगे रहते थे, आपस में भी लड़ते थे। ऐसा ही एक युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जिसे 10 राग युद्ध कहा जाता है। क्या था कि ऐसे ही एक जन था जिसका नाम था भरतजन, और उसके राजा थे सुदास, है ना, और उनका पुरोहित हुआ करते थे विश्वामित्र। बाद में सुदास ने क्या किया कि पुरोहित से, या पुरोहित का जो पदवी है, पद है, उससे विश्वामित्र को हटा के गुरु वशिष्ठ को रख लेते हैं। इसी के विरोध में विश्वामित्र जो है 10 कबीलाओं का एक संघ का निर्माण करते हैं, और युद्ध होता है राजा सुदास यानी भरतजन और 10 कबीलों के संघ के बीच में, पुरुषनी नदी यानी आज की जो रावी नदी है उसके किनारे। इसे ही कहा गया 10 राग युद्ध। बात समझ आई? तो ऐसा ही युद्ध भी होता था, और ये कबीलाई लोग जो है आपस में भी झगड़ते रहते थे। स्पेशली इनका झगड़ा होता था मवेशियों की चोरी को लेकर, खास करके गायों की चोरी हो जाती थी तो ये आपस में लड़ते रहते थे। बात समझ आ रही? तो ये था कबीला। अब देखिए इनका जो स्ट्रक्चर था, सामाजिक स्ट्रक्चर, वो कैसा था। तो देखिए ध्यान रखना है कि जो सबसे समाज की सबसे छोटी इकाई है ना, सबसे छोटी इकाई को कुल कहा जाता था। समाज का यह सबसे छोटा इकाई था कुल, और कुल का मतलब होता है परिवार। ध्यान रखना है, परिवार, ठीक है, सबसे छोटी इकाई। अब ऐसे ही कुलों को मिला दिया जाए, परिवार को मिला दिया जाए, तो बन जाता था ग्राम। ये हम लोग राजनीतिक जीवन में ही इस चीज को समझेंगे। ऐसे ही बहुत सारे ग्राम को मिला के विश्व बनाया जाता था, विश्व का निर्माण होता था, और बहुत सारे विश्व को मिला दिया जाए तो वह जन बन जाता था। क्लियर है? जैसे आज के कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें तो क्या समझ आता है कि बहुत सारे परिवार को मिला के गांव का निर्माण होता है, बहुत सारे गांव को मिला दिया जाए तो पंचायत बनती है, बहुत सारे पंचायतों को मिला के प्रखंड बन जाता है, और बहुत सारे प्रखंड को मिला दिया जाए तो जिला का निर्माण होता है, और ऐसे ही बहुत सारे जिला को मिला दिया जाए तो प्रदेश अथवा स्टेट बन जाता है, और ऐसे ही बहुत सारे स्टेट को मिला दिया जाए तो भारत जैसा प्यारा देश बन जाता है। कुछ ऐसा ही संरचना उस समय भी देखने को मिलता था, है ना। समाज का जो स्तरीकरण है कुल, ग्राम, विश्व और जन में बटा हुआ था। अब देखिए कुल का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था कुलप। कुलप क्या था? कुल का मुखिया। और कुलप जो होता था परिवार का सबसे वृद्ध कहें या सबसे उम्रदराज पुरुष जो है वही मुखिया होता था कुल का, जिसे कुलप कहा जाता था। जब हम ग्राम की बात करें तो ग्राम का मुखिया जो है वह ग्रामिणी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामिणी कहलाता था। विश्व का होता था उसे विश्वपति कहा जाता था। विश्वपति विश्व का प्रधान हो गया, और जन के प्रधान को कहा जाता था राजन, है ना, राजन अथवा गोपति। गोपति इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह गायों की रक्षा करता था, ठीक है। तो कुल, ग्राम, विश्व, जन में सामाजिक तौर पर यह बटा हुआ था समाज। ये लेवल थे, है ना, राज व्यवस्था, या फिर जब राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे वहां भी इसको देखेंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि समाज में जो सबसे छोटी इकाई है जिसे कहा जाता था परिवार, तो सबसे पहले परिवार को समझते हैं। देखिएगा कि किस तरीके से समाज जो है, या सामाजिक जीवन इनका कैसा था, क्या आदर्श समाज था या नहीं। सबसे पहले आता है परिवार यानी फैमिली। देखिए फैमिली जो है वह पुरुष प्रधान हुआ करता था, यानी पितृसत्तात्मक समाज था।
समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान, पैट्रियार्कल। ध्यान रखना। और परिवार का मुखिया जो सबसे उम्र वाला पुरुष होता था वही होता था, ठीक है। और बच्चों पर, परिवार में जो बच्चे हुआ करते थे उन बच्चों पर नियंत्रण होता था पिता का, है ना। अनुशासन प्रिय लोग थे और घर में अनुशासन को फॉलो किया जाता था, और अगर कोई उस अनुशासन को भंग करे, तोड़े, है ना, तो उसके अनुकूल सजा का भी प्रावधान होता था। ऐसा ही एक उदाहरण मिलता भाई कि एक व्यक्ति जो है अपने बेटे को यानी अपने पुत्र को दंड के रूप में बेच देता है। क्यों बेचता है? क्योंकि उसका जो पुत्र है, बेटा है, वह जुआरी था। तो जुआरी होने के कारण उसको दंड के रूप में बेच दिया जाता है। बात समझ आई? तो ऐसा भी उदाहरण मिलता है। हालांकि पिता और बच्चों का जो संबंध है मिठास वाला ही संबंध था, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कड़वाहट वाला संबंध था, लेकिन अनुशासन प्रिय लोग थे तो अनुशासन को फॉलो किया करते थे। बात समझ आई? और कोई तोड़े तो उसको सजा भी दिया जाता था। आज भी ऐसा प्रावधान होता ही हमारे घरों में। और जैसे आज के भी समाज में हम अपने घरों में देखते हैं कि छोटी मोटी बातों पे बहस वगैरह हो जाता है, मतभेद हो जाता है परिवार में। तो ऐसा ही मतभेद उस समय भी देखने को मिलता है। ऐसा ही एक उदाहरण है, एक घटना है कि एक व्यक्ति जो है वह शिकायत करता हुआ पाया गया और कहता है कि उसकी सास जो है उससे नफरत करती है। रीजन क्या था? क्योंकि वह जुआरी था, है ना। तो जुआरी होने के कारण घर में तो कलह होता ही होगा, तो वह शिकायत करता हुआ पाया गया। तो कुल मिला के जो आज का समाज देख पा रहे हैं, थोड़ी सिमिलैरिटी घरों में वैसी ही थी। बात समझ आ रही? चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं आगे विवाह। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझिएगा। देखिए उस समय क्या प्रथाएं थी, विवाह कैसे होता था समाज में, चर्चा करते हैं। देखिए विवाह संबंधी जो जानकारी है, विवाह संबंधी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। और जो मुख्यतः विवाह जो होता था ना, वह वयः संधि के आधार पर होता था। वयः संधि, वयः संधि कहते हैं अडल्ट मैरिज, यानी वयस्क होने के बाद शादियां होती थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में हम समाज में देखते हैं तो देखने को मिलता है कि बाल विवाह का प्रचलन बहुत जोर शोर से हुआ है। छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, है ना। अगर कोई छोटी बच्ची है 6 साल 7 साल की, उसकी शादी हो गई, 6 महीने बाद अगर उसका पति मर जाए तो जीवन भर प्रताड़ित किया जाता था उसको, है ना। बहुत गंदा ये सिस्टम चलता था। तो जब हम ऋग्वैदिक कालीन समाज को देखते हैं तो वहां पर विवाह का जो प्रारूप था वह संधि था, यानी एडल्ट मैरिज वहां पे होता था। और दो प्रचलित विवाह पद्धतियां थी, दो सिस्टम था। एक था अनुलोम, यह विवाह का ही एक फॉर्म है, अनुलोम विवाह। देखिए अनुलोम विवाह में क्या था कि उच्च कुल का या उच्च वर्ण का पुरुष, है ना, और निम्न वर्ण की स्त्री, इनके बीच जब विवाह होता था तो वह अनुलोम विवाह कहलाता था, है ना। वर्ण व्यवस्था अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और एक था प्रतिलोम, प्रतिलोम विवाह, है ना। प्रतिलोम विवाह में क्या है कि उच्च वर्ण की स्त्री होती थी और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। तो इस विवाह को कहा जाता था प्रतिलोम विवाह। तो ये दो फॉर्म विवाह का प्रचलन में था इस समाज में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए शादी के लिए पति पत्नी को एक दूसरे को चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। मतलब अगर कोई लड़का अपने लिए लड़की चुनना चाहे चुन सकता है, कोई लड़की अपने लिए किसी वर का यानी लड़के का चुनाव करना चाहे, उनको स्वतंत्रता थी, चुन सकते थे। पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को चुनने की स्वतंत्रता उन्हें थी। शादी जो है अरेंज मैरिज भी यहाँ पर होता था, है ना। अरेंज मैरिज भी होता था, लव मैरिज भी होता था। अरेंज कम लव, लव कम अरेंज, ये सारी व्यवस्थाएं जो है प्रचलन में थी। बात समझ आ रही? जो लड़कियां हैं, है ना, यहाँ पे जब अगर मान लेते हैं कि अरेंज विवाह तो समझ आ रहा है, अगर प्रेम विवाह हो रहा है, लव मैरिज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेम तो होना चाहिए ना। पहले प्रेम विवाह के लिए पहले प्रेम तो होना चाहिए। तो हाँ प्रेम भी होता था। और ऐसा उदाहरण मिलता है कि लड़कियां जो है उत्सव के मौके पर अपने प्रेमी को या अपने बॉयफ्रेंड को लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उसके अटेंशन को गेन करने के लिए सजती थी, संवरती थी, उत्सव में भाग लेती थी, गहनों का प्रयोग करती थी। और जो लड़के होते थे, है ना, अपनी प्रेमिकाओं को गिफ्ट उपहार वगैरह दिया करते थे, वैलेंटाइन मनाया करते थे। लेकिन स्वरूप आज जैसा नहीं होता था, है ना, कि किसी पार्क में जाकर सब सवर के बैठे, ऐसा नहीं था। बात समझ आई?
उत्सव वगैरह होता था, शादी ब्याह का माहौल है तो थोड़ा हो रहा है ना, तो ये चीजें होती थी। अब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को शादी करना है तो करे, ना करना है ना करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। बात समझ आ रही? तो ऐसे ही एक कन्या थी जिनका नाम था घोषा, वह आजीवन अविवाहित थी। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं था कि शादी करनी ही करनी है। अगर किसी की मर्जी है ना करने की तो वो ना करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। और घोषा एक ऐसी स्त्री थी, महिला थी, जिन्होंने आजीवन शादी नहीं किया था। ठीक है। अब क्यों घोषा ने शादी नहीं करा, इसके बारे में ठीक ठीक बताना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि घोषा को माना जाता है कि त्वचा रोग था। तो हो सकता है कि इस रोग की वजह से किसी ने इनसे शादी ना करी हो, या इन्होंने अपनी मर्जी से शादी ना करी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। और जो अविवाहित होते थे आजीवन, उन्हें अमाजू कहा जाता था। तो इस पॉइंट को याद रख लेना है, अमाजू किसे कहा जाता था? आजीवन अविवाहित रहने वाले अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। यहां तक बात समझ आई? अब देखिए समाज में ना शादी विवाह में क्या निषेध था, क्या क्या निषेध था या निषेध था, किन शादियों को समाज में वैलिडिटी नहीं मिलती थी। जैसे भाई बहन का शादी जो है, इसको वैलिड नहीं माना जाता था, है ना, भाई बहन की शादी वैलिड नहीं था। इसके बाद याद रखना है कि आर्यों का अनार्य के साथ शादी नहीं हो सकता था। आर्य और अनार्य की शादी, जो आर्य नहीं, अनार्य कहने का मतलब जो आर्य नहीं है उनकी शादी नहीं हो सकती थी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए कौन कौन सी प्रथाएं जो है प्रचलन में थी और कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलन में नहीं थी। तो ध्यान रखना है, बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, और ये बहुत बेस्ट बात थी इस समाज की, है ना, बहुत नुकसान होता है बाल विवाह से। तो बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। इसके साथ याद रखना है कि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। एक और गंदी प्रथा सती प्रथा, है ना, तो इसका प्रचलन यहाँ पर नहीं था। इसके साथ बहु विवाह का प्रचलन नहीं था, मतलब एक से अधिक शादी करने का प्रचलन नहीं था। हालांकि अगर कोई व्यक्ति शादी के मामले में आमिर खान बनना चाहे तो बन सकता था, कोई जबरदस्ती नहीं थी, एक से अधिक पत्नियों को या एक से अधिक पतियों को रख सकता था, लेकिन यह प्रचलन में नहीं था। आमतौर पर यह चीजें की नहीं जाती थी। अब कोई कर ले तो क्या ही किया जा सकता है ना। विधवा पुनर्विवाह था, ध्यान रखना है, विधवा पुनर्विवाह यह था, विधवा रीमैरिज, ये प्रचलन में था। क्लियर है? और क्या ध्यान में रखना है कि 7 फेरों का प्रचलन था। यहाँ पर 7 फेरों का प्रचलन आज भी हम देखते हैं ना, हिंदू समाज में अग्नि को साक्ष्य मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 कसम, 7 वचन, 7 जन्मों। तो ये व्यवस्था, ये प्रचलन थी, 7 फेरों की प्रचलन उस समय भी थी जो आज देखने को मिलती है। व्यक्ति जो है वह अपने वैवाहिक जीवन, है ना, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए या सुखी संपन्न रखने के लिए पूजा पाठ करते थे, यज्ञ हवन आदि किया करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। एक चीज और देखने को मिलता है कि इस समाज में पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान वगैरह किया जाता था, मन्नत मांगा जाता था, प्रार्थनाएं की जाती थी, है ना। देखिए इसके 2 कारण थे, क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक था और वंश को चलाने के लिए, है ना, वंश को चलाने के लिए पुरुष की आवश्यकता होती थी। इसलिए जो है पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए लोग यज्ञ किया करते थे, अनुष्ठान करते थे, पूजा पाठ करते थे, मन्नत मांगते थे। दूसरा कारण ये है कि क्योंकि पुरुष ही है जो अग्नि संस्कार किया करता था। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो अग्नि संस्कार जो होता है ना, 16 संस्कारों में सबसे आखिरी का जो संस्कार है हमारा, उस अग्नि संस्कार को करने वाला पुरुष ही हुआ करता था। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए थोड़ा मेहनत करते थे लोग, यानी कि पूजा पाठ करते थे, थोड़ा पुत्र को एज मिलता था। हालांकि कहीं भी पुत्री की प्राप्ति को दुखद नहीं माना गया है। बात समझ आई? पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान होता था, पुत्री के लिए ऐसा नहीं होता था। लेकिन पुत्री अगर हो जाती है, बेटी हो जाती है, तो इसके लिए कोई दुखद, इस समाचार को कोई दुखद नहीं मानता था। यहाँ तक क्लियर है? और देखिए पुत्र जो है, अगर किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो, है ना, तो वह गोद ले सकता था, ऐसी प्रथा थी, है ना, गोद ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है पुत्र के रूप में, यह व्यवस्था भी थी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। देखिए कोई भी समाज आइडियल समाज तभी हो सकता है जब वहां पर स्त्रियों की, महिलाओं की सम्मान हो,
अगर महिलाओं का सम्मान किया जाता है तो वह समाज आदर्श समाज हो सकता है, अगर महिलाओं का सम्मान न हो तो वह समाज आदर्श नहीं हो सकता। अब समझते हैं कि कैसा था महिलाओं की स्थिति। देखिए, जब हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं, ठीक है, देखिए पुरुष प्रधान समाज था, पितृसत्तात्मक था, है ना। बावजूद इसके महिलाओं का समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त था, यानी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। क्या अधिकार थे महिलाओं को? तो देखिए, यज्ञ का अधिकार था, यज्ञ कर सकती थी, अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल हो सकती थी। महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, जिन भाइयों को पता है जनेऊ संस्कार, है ना, कुछ ऐसा ही होता था। उपनयन संस्कार तो स्त्रियों की उपनयन संस्कार होती थी, ठीक है, यह भी प्रचलन में था, माना जाता है। ऐसे ही महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार था, ये शिक्षा ले सकती थी, शिक्षा दे भी सकती थी, तो शिक्षा का भी अधिकार महिलाओं को था, है ना। और जिस समाज में शिक्षा का अधिकार महिलाओं को हो, तो समाज आइडियल तो होगा ही। देखिए, शिक्षा का अधिकार था और इन्हें वैदिक रचनाओं का भी अधिकार था। तो जो वैदिक रचना करी थी, वैदिक मंत्रों का रचना, है ना, ये अधिकार था। तो वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली थी, जैसे उदाहरण मिलता है लोपा मुद्रा का, ये सब ऋग्वेद में मालूम है, ऋग्वेद में दिया गया है लोपा मुद्रा, है ना। अपाला नाम था, अपाला नाम की महिला थी, इन्होंने भी वैदिक मंत्रों की रचना करी थी। विश्वारा का नाम आता है, तो ये कुछ महिलाएं थी जिन्होंने वैदिक मंत्रों का रचना किया था। यहाँ तक बात समझ आई। महिलाओं को अपने लिए योग्य वर चुनने की स्वतंत्रता थी, है ना, यानी अपना जीवन साथी महिलाएं चुन सकती थी, उनको ये प्राप्त था, अधिकार प्राप्त था। कहीं भी घूमने जा सकती थी, उत्सव में भाग ले सकती थी, नाच गाना कर सकती थी, है ना। तो ये सारे अधिकार महिलाओं को प्राप्त था, है ना। हालांकि अगर शादी हो जाता तो हो जाने के बाद जिम्मेवारी जो है उस महिला की उसके पति पे होता था, और जब तक शादी नहीं हुई है तो उसका देख रेख संरक्षक के तौर पे पिता या भाई रहते थे, है ना। लेकिन उन्हें आजादी थी, बात समझ आ रही, अपने लिए योग्य वर ढूंढने की, कहीं भी जाने की, इन्हें सभा में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है कि महिलाओं को इस समाज में सभा में भाग लेने का अधिकार था। सभा, समिति, विदत गण, ये सब संगठन थे, है ना। ऋग्वैदिक कालीन समाज में ये संगठन थे, और इन संगठन में सभा और विदत में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी, है ना, उन्हें आजादी थी। क्लियर है? तो महिलाओं की स्थिति कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समाज में अच्छी स्थिति थी, उन्हें सम्माननीय अधिकार प्राप्त था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस समाज के लोग खाते क्या थे, भोजन कैसा था, पहनावा क्या था, वस्त्र परिधान क्या था, है ना। तो देखिए, जब हम भोजन देखते हैं तो भोजन जो है शाकाहार भी था और मांसाहार भी था, दोनों प्रकार के भोजन करते थे। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। मांसाहार में जैसे भेड़ बकरी का मांस को ये भोजन के रूप में लेते थे, और शाकाहार तो साग सब्जी तो खाते ही थे, और क्योंकि इनका अर्थव्यवस्था जो था वह मूलतः पशुपालन पर आधारित था, इसलिए पशुओं से प्राप्त उत्पाद को यह खाते थे, यूज करते थे, ज्यादातर यूज करते थे, जैसे कि घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, इन सब का यूज ये करते थे। ठीक है, आगे समझते हैं कि इनका वस्त्र यानी अटायर कैसा था। तो देखिए, 3 प्रकार के वस्त्र ये मूलतः पहनते थे। सबसे नीचे का स्तर का जो था, यानी निचले हिस्से में जो कपड़ा पहना जाता था इनके द्वारा, उसे कहा जाता था नीवी, है ना। फिर है मध्य भाग, बीच में जो पहना जाता था उसे कहा जाता था वाश, और अग्रभाग यानी ऊपर में जो पहना जाता था ऊपरी हिस्से में, उसे कहा जाता था अधिवाश। और महिला और पुरुषों के जो वस्त्र थे उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। महिला और पुरुष दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे, आभूषण पहना करते थे, और सोने के आभूषण को कहा जाता था, ध्यान रखना, सोने के आभूषण, है ना, इसे कहा जाता था निष्क, या कहीं आप निष्का भी देखने को मिलेगा। तो निष्क अथवा निष्का एक ही बात है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोने का आभूषण औरत हो, सॉरी,
महिलाएं हो या पुरुष, दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे, उन्हीं कपड़ा का प्रयोग होता था। और अगर विवाह आदि अवसर है तो वहां पे वर वधू के द्वारा स्पेशल परिधान पहना जाता था, कॉस्ट्यूम पहना जाता था। एक बात और याद रखना है कि महिलाएं जो है यानी कि जो वधू है, तो वधू अपने सिर पर एक आभूषण धारण करती थी। तो वधू के सिर का गहना होता था, उसे कुरीर कहा जाता था। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, कुरीर कहा जाता था, है ना। और पुरुष जो है दाढ़ी और मूछ रखते थे, यानी मूछ दाढ़ी रखने का भी प्रचलन उस समय था। बात समझ आई? चलिए इसके बाद समझते हैं कि मेडिकल यानी चिकित्सा व्यवस्था कैसा था, क्या जानते थे। तो मेडिकल में ध्यान रखना है कि उन्हें हड्डियों को जोड़ने का ज्ञान था। मतलब हड्डी अगर टूट गई है तो हड्डियों को जोड़ने का ज्ञान उनको था, ठीक है। हड्डियों को जोड़ने का ज्ञान उनको प्राप्त था। अगर कहीं से हड्डी टूट गई है तो जोड़ लेते थे। अंधेपन का इलाज कर लेते थे, आंशिक अंधापन हो तो उसका इलाज कर लेते थे। अब कोई जन्मजात अंधा हो तो उसका इलाज तो होगा नहीं, लेकिन अगर आंशिक रूप से कैटरैक्ट वगैरह हो गया, मोतियाबिंद हो गया है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह है, तो उसका इलाज खुद से ये कर लेते थे। क्लियर है? इसके बाद समझते हैं कि शिक्षा का अधिकार था या शिक्षा व्यवस्था कैसा था। देखिए, शिक्षा की तरफ इनका विशेष ध्यान था। इस समाज के लोगों का शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान था। शिक्षा का जो फॉर्म था, प्रारूप था, या जो स्वरूप है, वो मौखिक स्वरूप में शिक्षा दिया जाता था और गुरु शिष्य परंपरा चलता था। ठीक है, मौखिक शिक्षा का प्रावधान था, गुरु शिष्य परंपरा था और गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था। क्लियर है? और महिलाओं को भी शिक्षा लेने का और देने का अधिकार था। यानी महिलाएं जो है शिक्षिका के रूप में भी कार्य करती थी। जैसे एग्जाम्पल मिलता है गार्गी का, मैत्रेयी का, इनका भी वेदों में वर्णन है ना। तो ये शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। तो शिक्षा का स्तर अच्छा था, मौखिक स्वरूप था, गुरुकुल की व्यवस्था थी, गुरु शिष्य परंपरा पर मौखिक स्वरूप में शिक्षा का आदान प्रदान होता था। बात समझ आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मनोरंजन का क्या साधन था इनका। इस समाज के लोग मनोरंजन के लिए यानी अम्यूजमेंट के लिए क्या करते थे, लिख लेना। मनोरंजन के लिए वन में जाते थे, आखेट, है ना। शिकार के लिए तो शिकार इनका होता था, घुड़दौड़ ये मनोरंजन का साधन था। चौपट खेल खेला करते थे, जुआ खेलते थे, है ना, जुआ भी खेला करते थे। तो ये इनका मनोरंजन का साधन हुआ करता था। यहां तक बात समझ आई? चलिए अब इस समाज का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी था उसको समझते हैं, जो इस समाज को काफी हद तक आदर्श समाज के रूप में बनाता है, वह था वर्ण व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ण व्यवस्था। ठीक है, देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। बात समझ आई? आपको याद होगा कि दूसरा और 7वां जो मंडल है यानी अध्याय है ऋग्वेद का, वह सबसे प्राचीन है, जबकि पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया था। उसी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, है ना। और इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज जो है वह 4 भागों में विभाजित था। वर्ण जो है 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब समझिएगा, देखिए ये वर्ण व्यवस्था है, कास्ट वाला नहीं। जो आज का समाज में हम देखते हैं ना कास्ट, वो कास्ट नहीं है। कास्ट और वर्ण में आसमान जमीन का फर्क है। जिस प्रकार हम धर्म को रिलीजन यानी रिलीजन को धर्म नहीं कह सकते ना, जिस तरीके से स्टेट का मतलब अगर गहराई से देखोगे तो स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता, उसी तरीके से कास्ट का मतलब वर्ण या जाति नहीं होता। बाद में ये लेटर वैदिक पीरियड में और आज के समाज में ये सब गुड़ गोबर किया गया है, चौपट किया गया है। बात समझ आ रही ना? जातिवाद, पहले ऐसा नहीं था, पहले वर्ण व्यवस्था था। और वर्ण व्यवस्था क्या है? कर्म आधारित होता था। ये जो वर्ण व्यवस्था है, कर्म के आधार पर सिलेक्शन होता था कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ण का है, जन्म आधारित नहीं होता था। बात समझ आ रही? ब्राह्मण कौन था? तो जो शिक्षा का काम करता था। ध्यान से समझिएगा, शिक्षा का काम करता था, पूजा पाठ करता था, यानी पुरोहित या हवन कर रहा है, ये ब्राह्मण होता था। बात समझ आई? क्षत्रिय कौन था? बाहुबल वाला, तो जो शासन प्रशासन का काम कर रहा है, शासन में हो,
प्रशासन का काम कर रहा हो, है ना, राज्य का रक्षा कर रहा हो, यानी सैनिक हो, पुलिस हो, तो वो क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? तो जो कृषि कार्य में संलग्न हो, खेती करता हो यानी किसान हो, जो पशुपालन कर रहा हो, है ना, या जो किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहा हो, तो वह होता था वैश्य। और शूद्र है जो कि श्रम आधारित काम कर रहा हो, श्रम का कार्य जो कर रहा हो, मेहनत वाला काम में जो कर रहा है ना, उसे ही कहा जाता था शूद्र। अब ध्यान से समझिएगा, माना जाता है कि परमपिता परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, बाजू से क्षत्रिय का जन्म हुआ, जांघ से वैश्य का जन्म हुआ और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। और ये सारे के सारे कर्म आधारित होते थे, ना कि जन्म आधारित। बाद में सब कबाड़ा निकाला गया है, आप समझिएगा। शिक्षा, पुरोहितगिरी, ब्राह्मण होता था, शासन प्रशासन का काम करता था, जैसे राजा हो गया, मंत्री हो गया, है ना, वह क्षत्रिय कहलाता था। कृषि, पशुपालन, व्यापार का कार्य कर रहा हो तो वैश्य हो गया, शूद्र श्रम का कार्य करता था। आज के समाज में अगर कर्म आधारित होता तो समझिएगा, जो शिक्षा देने का काम कर रहा है वो तो है, जो पूजा पाठ या पुरोहित का काम कर रहा है ना, वह ब्राह्मण। हालांकि आज के समाज में क्या है, वैदिक मंत्र का पता आता नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, फिर भी ब्राह्मण है, वो जन्माधारित हो गया। शासन प्रशासन का काम कौन कर रहा है? नेता कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, है ना। जो आप प्रधानमंत्री देखते हैं, राष्ट्रपति देख रहे हैं, आईएएस ऑफिसर वगैरह को देख रहे हैं, या जो पुलिस विभाग में है या सैन्य विभाग में है, यानी सेना, आर्मी, ये सभी जो है क्षत्रिय कहलाते हैं आज के रूप में। बात समझिए। कृषि यानी किसान हो गया, पशुपालन जिसका खटाल है, जो कि गाय बैल पाल रहा है और भैंसों को पाल रहा है, दूध वगैरह का व्यापार कर रहा है, या जो किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहा है, चाहे वो सब्जी ही क्यों ना बेच रहा हो, है ना, कोई भी काम कर रहा हो, किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहा हो, छोटा या बड़ा, ठीक है, वो वैश्य कहलाता। और शूद्र जो श्रम आधारित काम कर रहा है, मेहनत से जो काम कर रहा है, माना जाता है कि इन तीनों के सेवा के लिए शूद्र का जन्म हुआ था। बात समझ रहे हैं? आप समझिएगा। ये देखिए, सबसे नीचे में है शूद्र, यानी ये बेस में। अगर इस चीज को हटा दिया जाए तो ये तीनों भ्रांत से जुड़ जाएंगे, और यही सच्चाई है, वास्तविकता समाज का। भले हम जातिवाद के नाम पर कुछ भी कर ले, लेकिन यही है। अगर पिलर हो और पिलर में जो सबसे उसका बेस में मौजूद जो कंक्रीट है, जो ईंट है, अगर उसे हटा दिया जाए, क्या होगा? पिलर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। शूद्र भी हमारे समाज के लिए वैसे ही है, और ये कर्म आधारित होता था, जन्म आधारित नहीं होता था, है ना। आज के परिदृश्य में आप देखिए, कौन है शूद्र? कौन, किसको कहेंगे? मान लेते हैं कि जो कारपेंटर का काम कर रहा है, या पोल्ट्री बनाने का काम कर रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम कह सकते हैं ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या काम कर रहा है? बिजली का काम कर रहा है, श्रम सेवा कर रहा है, क्या कहलाता? शूद्र कहलाता। मैकेनिकल इंजीनियर कहलाते हैं। काम क्या है? मैकेनिक का काम है, गाड़ी मोटर बनाने का काम है, मेहनत का काम है, क्या कहलाएगा? शूद्र ही तो कहलाएगा। रोड में काम करने वाले जो ठेकेदार है, जो घर बना रहा है, मिस्त्री है, मजदूर है, ये सब क्या आते हैं? शूद्र में। यही कर्म आधारित समाज हुआ करता था, वर्ण व्यवस्था हुआ करता था ऋग्वेद कालीन समाज में, या ऋग्वेद काल में। बात समझ आ रही? ये बाद में उत्तराधिक काल में सारा चीज चौपट कर दिया गया, कवाड़ा निकाला गया। पहले बहुत आदर्श व्यवस्था हुआ करता था। यहां तक समझ आई? अब समझिएगा, देखिए, एक उदाहरण मिलता है ऋग्वेद में ही, कि एक व्यक्ति कहता है कि वह जो है कवि है ना, और उसके पिता वैद्य है, और उसकी माँ जो है अनाज पीसती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही घर में अलग अलग व्यवसाय को मानने वाले लोग हैं। एक वैद्य है, उसका व्यवसाय अलग है, खुद कवि है, उसका काम अलग है, माँ अनाज पीसती है, उसका काम अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि इस समाज में किसी भी प्रकार के व्यापार को या व्यवसाय को मानने का, चुनने का अधिकार था। बात समझ आई? अगर कोई व्यक्ति शूद्र है, अनाज पीसने का काम कर रहा है, या फिर मिट्टी का बर्तन बनाने का काम कर रहा हो, है ना, अगर उसका बच्चा वेद पढ़ ले, है ना, वेद का नॉलेज आ जाए, उसको शिक्षा देने लगे, ब्राह्मण कहलाता, है ना। सेना में चला जाता, अगर उसके पास उसकी एफिशिएंसी होती, है ना, तो वह सेना में जाता, सेना में जाने के बाद वो क्षत्रिय कहलाता। बात समझ आ रही? बाद में ये सारा कबाड़ा निकाला गया मेरे भाई लोग, समझिएगा। तो ये था समाज। आपको समझ में आया होगा कि ऋग्वेद कालीन समाज कैसा था, और क्या यह आदर्श समाज था? तो जरूर आदर्श समाज था। अगर आदर्श समाज नहीं होता तो महान पुरुष थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती, जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। क्यों कहा था? क्योंकि समाज आदर्श था। यहाँ पर जात पात का भेद नहीं था, कोई ऐसा जो है जाति पाति का भेदभाव नहीं होता था, है ना, कोई बखेड़ा नहीं करता था जात पात का, जैसे आज होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो कैसा लगा क्लास? आप कमेंट करके बताइएगा, और इससे आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, रहिएगा।